सॉरी वो थोड़ा बीच में इंटरप्ट हो गया था कनेक्शन की वजह से। तो वापस आ जाते हैं। तो इतना समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखो जैसे 4 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर, ठीक है, तो इस वजह से उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका वी आ जाएगा ना। अरे आ जाएगा, जब आप 4 मिलीमीटर रखोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वी आ जाएगा। तो क्या रखोगे, 4 4 जा 16, तो 16 प्लस 20 कितना आ गया 36, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका 36 आ जाएगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, 6 4 जा 24 प्लस 20 44 है ना, 44। तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग दोनों वैल्यूज आ गई वी ए की। नाउ फॉर स्टेबल आर्क वी ए इज इक्वल्स टू व्हाट, वी टी, है ना, वी ए इज इक्वल्स टू वी टी, सिंपल फंडा है ना। अच्छा मुझे भी एक चीज बताओ कि चलो ठीक है अपने पास से वी ए निकालिए, मतलब इनडायरेक्टली अपने पास में वी टी की वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि वी ए बराबर वी टी होता है ना, वी ए बराबर वी टी होता है। इज इट क्लियर? तो जो वी है वही वी टी है। अब एक बात बताओ, जैसे ये आपका आई और वी का कर्व है, वी आई का कैरेक्टरिस्टिक कौन सा, ये वाला। तो एक बात बताओ, जब करंट ज्यादा होगा तो उसमें वोल्टेज भी ज्यादा होगा, करंट कम होगा, कम होगा, है ना। तो करंट जब ज्यादा होगा तो वोल्टेज कम होगा ना। तो इसका मतलब है, मुझे एक बात बताओ, अगर ये आपका करंट 450 से 550 जा रहा है तो ज्यादा करंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपका वीटी कम होगा कि ज्यादा होगा, कम होगा। अरे समझो ध्यान से इस चीज को, ज्यादा करंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपका ये कम होगा ना वीटी। तो इसका मतलब 550 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका वीटी क्या है, ये, और 450 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका वीटी क्या हो जाएगा, 44। अरे समझ में आया क्यों, क्योंकि ये जो करंट कैरेक्टरिस्टिक है आपका आई वी का कैरेक्टरिस्टिक है ना फॉर दी वेल्डिंग मशीन। तो जब करंट ज्यादा होता है तो वोल्टेज कम होता है, ठीक है। अरे फंडा क्लियर हुआ कि नहीं यार, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ काम आएगी, जब आप इक्वेशन लिखेंगे इसकी, कौन सी, लीनियर वाली इक्वेशन। तो वी टी अपॉन वी ओ सी प्लस आई टी अपॉन आई एस सी इक्वल टू 1। नाउ यू पुट हियर, क्या रखोगे, जैसे वी टी अगर अगर आपका वी टी 36 हुआ, अगर आपका वी टी 36 हुआ मतलब कम है ना दोनों में, 36 और 44 में कम है, तो कम वी टी के कॉरस्पॉन्डिंग करंट ज्यादा। तो जब वी टी 36 तो करंट क्या होगा आपका 550। सो यू राइट हियर 36, ओके, एंड हियर 550 इक्वल टू 1। तो 36 अपॉन वी ए प्लस 550 अपॉन आई एस सी इक्वल्स टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, जब आपका जो वोल्टेज है वी टी वो 44 हो जाएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका करंट क्या हो जाएगा 450। सो नाउ यहां पर अगर 44 आएगा तो यहां कितना आ जाएगा 450। ओके, सो नाउ यू विल गेट टू इक्वेशंस। तो 36 अपॉन VOC प्लस 550 अपॉन VIC ICSC इक्वल टू 1, 44 अपॉन VOC प्लस 450 अपॉन ISC equals to 1. So now you will get two equation and two unknown. You can very well solve VOC and ISC. तो अब आप यहाँ से निकाल लेंगे ना दोनों की वैल्यूज। तो ऐसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। अरे क्लियर हुआ? अब आप देख लो, सोल्यूशन देख लो, कहाँ गया, ये वाला है ना। देखो, अरे क्लियर हुआ कि नहीं यार, कंसेप्ट क्या चल रहा है, ये सब ऊपर से जा रहा है, लॉजिकल है यार, बिल्कुल लॉजिकल है ना। अब देखो सोल्यूशन देख लो। तो वही मैंने कहा आपको, एल ए के कोरस्पॉन्डिंग जो आपको आर्क लेंथ दे रखा है उससे कोरस्पॉन्डिंग अपन ने वी ए निकाल लिया, है ना। राइट, नाउ वी नो वेरी वेल कि कांस्टेंट वोल्टेज पे फॉर द स्टेबल आर्क वी ए इज इक्वल्स टू वी टी, सही है। अब देखो जब 36 रखा, जब 36 रखा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग, ध्यान से देखना, 36 रखा अपन ने जब वी टी, तब उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने आई टी का रखा 550। ये लॉजिक क्लियर हुआ क्यों रखा, क्योंकि माय डियर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक था, जो आपका वोल्टेज करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक था वो कैसा था फॉर द कांस्टेंट वोल्टेज मशीन, लीनियर था ना, इस टाइप से ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक था, ड्रूपिंग नहीं बोल रहा हूँ, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक, लीनियर, है ना। तो जहां पर करंट ज्यादा था वहां पे वोल्टेज कम था, और जहां पे वोल्टेज कम था वहां पे करंट ज्यादा था, जहां पे वोल्टेज ज्यादा था वहां पे करंट कम था, ठीक है। तो इसलिए लॉजिक है ना। आप समझे? तो इन दोनों को सॉल्व करके यू कैन वेरी वेल फाइंड आउट VOC एंड ISC, ओके, तो ये आ जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको भी मैं चाहूंगा आप खुद से सॉल्व करें, ठीक है। डीसी वेल्डिंग मशीन है ना, डीसी वेल्डिंग मशीन है विद अ लीनियर पावर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक। कैसा कैरेक्टरिस्टिक है? अगेन लीनियर। तो इसका मतलब कांस्टेंट वोल्ट की कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज,
प्रोड्यूसेस प्रोवाइड्स ओपन सर्किट वोल्टेज दे रखा है, शॉर्ट सर्किट करंट दे रखा है. ड्यूरिंग वेल्डिंग आर्क लेंथ चेंजेस फ्रॉम 5 मिलीमीटर टू 7 मिलीमीटर. सो LA आपकी 5 से 7 हो रही है. ओके. एंड पावर सोर्स करंट चेंजेस फ्रॉम 500 टू व्हाट 460. 500 टू व्हाट 460. मैं चेक करने दो, 500 ही है ना. हाँ 500 टू व्हाट 460. अब चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करें. सो आपको फाइंड आउट करना है डिटरमाइन द लीनियर वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेल्डिंग आर्क, है ना, ऑफ द वेल्डिंग आर्क मशीन. मतलब जो ऑफ द वेल्डिंग आर्क. मतलब आपको किसका रिलेशन निकालना है, कौन सा वोल्टेज निकालना है आपको. माय डियर VT नहीं VA. तो आपको निकालना है VA. तो VA क्या कैसे डिफाइन होता है, A प्लस B टाइम्स LA. A प्लस B टाइम्स LA. तो आपको ये निकालना है, ये इक्वेशन निकालनी है. उसके लिए आपको A पता होना चाहिए, B पता होना चाहिए. तो आपको यहाँ पर टारगेट क्या है, AB निकालना. ठीक है. तो उसके लिए AB निकालने के लिए आपको VA पता होना चाहिए. सिंपल फंडा है, VA पता होना चाहिए. ठीक है. एक काम करो, पहले वीडियो पॉज कर दो. चलो, मैंने अभी बोला, अभी वीडियो पॉज करो. चलिए, तो आई होप ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा. कर लिया कि नहीं. तो अब देखो कुल मिला के फंडा क्या है. यहाँ पर आपको VA निकालना है. VA इक्वल टू A प्लस B टाइम्स LA. तो यहाँ पर आपको AB निकालना है. AB निकालने के लिए अगेन यू नीड 2 इक्वेशन, बिकॉज 2 अननोन्स है ना आपके पास AB. तो उसके लिए अब आपको चाहिए VA एट LA. बट आपको यहाँ पर LA तो ठीक है 5 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर तो दिया है, बट अब आपको यहाँ पे वोल्टेज ना देके करंट दिया है. तो आपको जो करंट है ना IT, है ना, करंट जो है IT, उसका आपको रिलेशन दे रखा है. करेक्ट और नॉट. तो आपको IT दे रखा है ना, करंट दे रखा है आपको IT. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो लीनियर रिलेशन है आप इसका यूज कर सकते हैं ना. तो IT को आप VT के फॉर्म में लिख सकते हैं इस प्रकार. ये देखो लिखा हुआ है ना. और जबकि आपको VOC और ये शॉर्ट सर्किट करंट और ओपन सर्किट वोल्टेज ये पता है आपको, है ना. तो यू कैन राइट IT इन टर्म्स ऑफ VT. अरे लिख सकते हैं ना, IT इन टर्म्स ऑफ VT आप लिख सकते हैं, राइट. अच्छा एक बात बताओ, जैसे LA यदि ज्यादा होगा, यदि LA ज्यादा होगा तो आपका VA ज्यादा होगा. तो इसका मतलब आपका VT भी ज्यादा होगा, क्योंकि VA इज इक्वल टू VT. और जहां पे VT ज्यादा हुआ वहां पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका IT होगा कम. तो वापस से अब एक बात बताओ, 500 एम्पियर है, तो 500 एम्पियर मतलब IT ज्यादा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका वोल्टेज जाएगा कम. तो वोल्टेज यदि कम तो आपकी आर्क लेंथ भी होनी चाहिए कम. समझ में आया. तो 5 मिलीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग आपका 500 एम्पियर रखा जाएगा, 7 मिलीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग आपका 460 रखा जाएगा. ये देखो सॉल्व किया हुआ है. तो सॉल्व कीजिएगा, आपके A की वैल्यू आनी चाहिए 20 और B की आनी चाहिए 2. ठीक है. क्लियर हुआ फंडा कि नहीं. अरे फंडा क्लियर हो रहा है, समझ आ गया ना. तो आई होप. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था, इससे काफी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रॉब्लम बनते हैं. ठीक है. तो दोनों के हिसाब से अपन ने कर लिया इसको. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वन ऑफ द वेल्डिंग डिफेक्ट विच इज नोन एज व्हाट आर्क ब्लो, है ना. एक आर्क ब्लो मतलब वेल्डिंग डिफेक्ट नहीं बोलूंगा, आर्क ब्लो एक फिनोमिना है जिसकी वजह से आपको वेल्डिंग डिफेक्ट क्रिएट होता है. तो लेट अस लुक इनटू दिस कांसेप्ट विच इज कॉल्ड एज व्हाट आर्क ब्लो. जरा इसको समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वंस अगेन. ठीक है. तो समझते हैं अब क्या है आर्क ब्लो. देखिए माय डियर, आर्क ब्लो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, बट आपने सोचा नहीं होगा इसकी इस प्रोसेस को हम लोग आर्क ब्लो बोलते हैं. आपने देखा जरूर होगा. देखिए जैसे आप किसी भी मेटेलिक पीस को जब आप वेल्ड करने चले, जब आप वेल्ड करते हैं, तो ये जो आर्क ब्लो होता है ना, खास करके वर्क पीसेस के ना एंड में देखा जाता है. जैसे मतलब आप यहाँ शुरू हुए, जैसे आप यहाँ शुरू होते हैं, अब आप वेल्ड करते करते यहाँ पहुंच गए, तो माय डियर आप एक अजीब सा फिनोमेना देखते हैं जिसमें जो आपकी वेल्डिंग जो आपका जो आर्क होता है ना, जो वेल्डिंग आर्क होता है, यू नो दैट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड. वो एक पिक्यूलर बिहेवियर शो करता है उस टाइम पे. ठीक है. मतलब क्या है कि जो आपकी आर्क है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाती है इस टाइप से. मतलब आपने आर्क को अलग ही रूप में देखा होगा. जैसे अगर आप नॉर्मली इस तरीके सीधा वेल्ड कर रहे हैं तब तो ठीक है, आर्क आपकी नॉर्मल चल रही है. लेकिन आप जैसे वर्क पीस के एंड में पहुंचते हैं ना, आप आर्क का एक अलग ही शेप देखते हैं. आर्क ना आप इस तरीके से डिफ्लेक्टेड देखते हैं, ऐसे इस प्रकार डिफ्लेक्टेड देखते हैं. ठीक है. और फाइनली क्या होता है, वो
आर्क जो है इस तरह से डिफ्लेक्ट होकर एक्सटिंग्विश हो जाती है ना, ऐसे ही देखा है ना आपने। तो इसी फिनोमिना को हम लोग आर्क ब्लो बोलते हैं। और ये फिनोमिना इज मोर फ्रीक्वेंट इन डीसी आर्क वेल्डिंग, ध्यान रखना ये जो फिनोमिना है आर्क ब्लो का, ये डीसी आर्क वेल्डिंग में ज्यादा वो है, ज्यादा है। ये एसी वेल्डिंग में आपको नहीं मिलेगा। एसी वेल्डिंग का एडवांटेज ये है, उसमें आर्क ब्लो का प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, जो अब जरा समझते हैं आर्क ब्लो क्या होता है और ये किस प्रकार क्यों हो रहा है। देखो जैसे ही आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि ये वर्कपीस है ना सॉरी वर्कपीस है जिसको आपको वेल्ड करना है, और ये आपका इलेक्ट्रोड। तो जैसे जैसे अब आप इलेक्ट्रोड पावर सोर्स से कनेक्टेड है, तो ये क्या है आपका एक तरफ, अगर आप DCEN कर रहे हो तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो ये आपका नेगेटिव मतलब आपका कैथोड, और ये आपका एनोड, वर्कपीस आपका एनोड है। ठीक है, तो होता क्या है माय डियर, जब आप ये वेल्ड करने चलते हैं ना, तो इसके अराउंड देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग जनरेटेड, देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड बीइंग जनरेटेड अराउंड द इलेक्ट्रोड, इस प्रकार से है ना, स्पाइरल शेप में आपका इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जनरेट होता है। ठीक है, अच्छा अब ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो अब आपके जो इलेक्ट्रॉन्स तो जा ही रहे ना यहाँ से, अरे इलेक्ट्रॉन्स जो प्रोटॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है ना आपस में एयर के अंदर। ठीक है, तो होता क्या इस वजह से इसके अंदर भी क्या होता है, एक रेजिडुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। और रेजिडुअल इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है, तो ये जब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक दूसरे से मिलती है ना, मतलब वर्कपीस की और इलेक्ट्रोड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्या करती है, ये इस आर्क को कर देती डिफ्लेक्ट, और इसी आर्क जब ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी फिनोमिना को हम लोग आर्क ब्लो का नाम देते हैं, है ना। तो इसी फिनोमिना को हमको बोलते हैं आर्क ब्लो। आर्क ब्लो का प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपका ये वेल्डिंग आर्क अगर डिफ्लेक्ट होता है ना, तो होता क्या है, इससे स्पैटरिंग फिनोमिना होता है, स्पैटरिंग, वेल्ड स्पैटरिंग। स्पैटरिंग का मतलब छींटे उड़ते हैं, जो लिक्विड मेटल है ना उसके छींटे उड़ते हैं, तीतर बीतर होते हैं इधर उधर। इसीलिए जब आप वेल्ड करके, आपने अक्सर देखा होगा, आपने वेल्ड कर लिया, ठीक है, यहाँ पे वेल्ड बीट भी बन गया, तो आप स्पैटर देख सकते हैं अच्छे तरीके से। देखिए आपको यहाँ पर आसपास छोटे छोटे दाने मिलेंगे, है ना, ऑब्जर्व किया कभी, तो यही होता है वेल्ड स्पैटर। और ये वेल्ड स्पैटर खतरनाक होता है इन द केस ऑफ आर्क ब्लो, इस तरह से आपने देखा होगा, है ना। तो अब जरा समझते हैं आर्क ब्लो क्या है। सी द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पाथ एट द बिगिनिंग एंड ऑफ कोर्स एट द एंड। देखिए जो डिफ्लेक्शन होता है ना, खास बात ये है कि जब आप वेल्डिंग ऑपरेशन नॉर्मली परफॉर्म कर रहे हैं ना अलोंग इट्स लेंथ, तब नहीं होता, लेकिन जब आप शुरू कर रहे हैं जस्ट, मतलब वर्कपीस के दोनों एंड पे होता है। तो जब आप वर्कपीस के एक एंड से शुरू करते हैं और जब आप एक एंड पे खत्म करते हैं, इस दोनों जगह पर होता है ये आर्क ब्लो। बीच में आपको आर्क ब्लो नहीं मिलेगा, बीच में नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो बेसिकली होता क्या, जब आप शुरू करते हैं ना जस्ट, तो तब भी आपका जो आर्क है ना, ये आर्क ऐसे डिफ्लेक्ट होता है, मतलब ये जो आर्क है ना आपका वर्कपीस की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, और जब आप वेल्डिंग खत्म कर चुके होते हैं, जब आप बाहर आ जाते हैं वर्कपीस के, तब आपका आर्क इस प्रकार डिफ्लेक्टेड होता है अगेन टुवर्ड्स दी वर्कपीस। तो इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं आर्क ब्लो, है ना। ठीक है, so due to arc blow, heat concentration at the beginning and at the end of the workpiece will be decreased and weld spatter can be formed. ठीक है, तो ये सब कुछ हो कैसे रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इन दी वर्कपीस। इसके अंदर क्या है, क्या, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वर्कपीस के अंदर क्यों जनरेट हो रही है, बिकॉज ऑफ द एडी करंट, क्योंकि इसके अंदर एडी करंट फॉर्मेशन हो रहा है ना, बिकॉज देयर इज क्या होता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहे हैं ना। So therefore there is a eddy current formation in this, due to which electric field generates. The residual electric field is generated. अब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इंटरेक्ट करेगी तो क्या होगा, इसकी वजह से जो आपकी आर्क होगी ना, जो वेल्डिंग आर्क होगी ये वाली, वो इसकी तरफ झुकेगी, रिफ्लेक्ट होगी, है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ये आपका था एनोड, दिस वाज प्लस एंड इलेक्ट्रोड और माइनस। तो क्योंकि यहाँ से माइनस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना और इसको स्ट्राइक कर रहे हैं, तो इसीलिए इस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ ही डिफ्लेक्ट होगी ना। सो देयरफॉर, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क ब्लो। ठीक है, समझ आया। सो रेमेडी क्या है इसका माय डियर, देखिए इसका रेमेडी यही है कि देखो कुल मिला के आर्क ब्लो क्यों आया। आर्क ब्लो इसलिए आया क्योंकि हम वर्कपीस के एंड में थे और वर्कपीस के बिल्कुल शुरुआत में थे,